और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के निदेशक के पद पर गैर सिंधी की भर्ती पर सिंधी समाज द्वारा विरोध जताते हुए ज्ञापन सौंपा गया। सिंधी समाज द्वारा एक अन्य ज्ञापन में राजस्थान सिंधी एकेडमी के खाली पड़े पद पर भर्ती की भी मांग की गई। जो संस्थाएं बनी हुई हैं, जो सिंधी समाज के उत्थान के लिए बनी हुई हैं, उसमें सिंधी समाज के व्यक्ति को नहीं नियुक्त किया गया है। उसके लिए गैर सिंधी समाज के व्यक्ति नियुक्त है, उसमें सिंधी समाज के व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, ये डिमांड की गई है। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के निदेशक पद पर गैर सिंधी व्यक्ति की नियुक्ति होने के विरोध में समस्त सिंधी समाज द्वारा एकत्रित होकर ज्ञापन दिया गया। इस संदर्भ में सिंधी समाज के पदाधिकारी कंवल प्रकाश कृष्णानी और श्याम लालवानी ने कहा कि इस तरह का कानून बने जिस पर निदेशक के पद पर सिंधी व्यक्ति की ही नियुक्ति की जाए, और दूसरा राजस्थान सिंधी एकेडमी का पद 2019 से खाली पड़ा है, उस पर भी नियुक्ति की जाए। सिंधी समाज एकजुट होकर इस तरीके की डिमांड करता है जो सिंधी संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति के लिए जो संस्थाएं बनी हुई हैं, जो सिंधी समाज के उत्थान के लिए बनी हुई हैं, उसमें सिंधी समाज के व्यक्ति को नहीं नियुक्त किया गया है। उसके लिए गैर सिंधी समाज के व्यक्ति नियुक्त है, उसमें सिंधी समाज के व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, ये डिमांड की गई है। दूसरी, यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर सिंधी समाज के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो यहाँ की संस्थाएं बनी हुई है, उन संस्था के ऊपर भी सिंधी समाज का व्यक्ति नहीं नियुक्त किया गया है, उस पर भी नियुक्त किया जाए। इसको लेकर युवाओं ने एक बीड़ा उठाया। उन युवाओं के साथ में समाज के सारे प्रतिनिधि जुड़कर इसमें आगे बढ़। आज अजमेर के समस्त सिंधी समाज ने मिलकर जो राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद है, जिसके निदेशक के पद पर एक गैर सिंधी की नियुक्ति की गई है, उसके विरोध स्वरूप में आज सारा सिंधी समाज एकजुट होकर यहाँ पर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने आया है और ये मांग करते हैं कि भविष्य में ऐसा कोई कानून बनाया जाए ताकि गैर सिंधी की वहाँ पर नियुक्ति ना हो। और दूसरा ज्ञापन हम दे रहे हैं राजस्थान सिंधी एकेडमी का, जो 2019 से लेकर खाली पड़ी है, उस पर जल्द किसी अध्यक्ष की घोषणा की जाए ताकि हमारे समाज के अंदर जो होने वाले एकेडमी के थ्रू कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम को जल्द से जल्द किया है। इसको लेकर आज सिंधी समाज का आज ज्ञापन देने के लिए आया है। इसमें सभी संस्थाएं, पंचायतें, सभी संस्थाएं एकजुट होकर हम यहाँ पे। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में आरोपी द्वारा एक बच्चे की उंगली काट ली गई। साथ ही आरोपी ने बच्चे के माता पिता के साथ भी मारपीट की। वो मैं पियर गई हुई थी, वापस आई थी तो घर पे आ गया था तो मारपीट करने लगे। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में आरोपी द्वारा एक बच्चे की उंगली काटने का मामला सामने आया। इस संबंध में बच्चे की मां ने थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बच्चे की मां ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने उसके और उसके पति के साथ मारपीट भी की। पुलिस इस संबंध में मामले की जांच कर रही है। दूसरे दिन की बात है सर, तो है ना, वो मैं पियर गई हुई थी, वापस आई थी तो घर पे आ गया था तो मारपीट करने लगे। फिर मैं मंगलसूत्र छीन के ले गया, चले गया। तो फिर बाद में ये मैं रिपोर्ट लिखाना आ गई थी तो पीछे से बच्चा मेरे को ढूंढने के लिए निकला था ना, तो इसको मारपीट करके और उंगली काट ली। हमारे पड़ोसी में ही है, कोई था इसकी 30 साल उम्र। मारपीट वो इसलिए करा था, वो बोले कहना तू बच्चे को छोड़ के मेरे साथ भाग के चल। मैं 3 बच्चों को छोड़ के इसके साथ भगना नहीं चाहती थी। वो बोले नहीं गई ना तो वे साथ चल। मेरे नहीं, मैं पियर चल गई, पीछे से फिर ऐसा कांड करा उसने। हाँ, बच्चे के साथ मेरे साथ मारपीट करी, मेरे पति के साथ मारपीट करी, मंगलसूत्र छीन के लेके चल गया। तो मैं रिपोर्ट लिखा दी, तो रिपोर्ट लिखाने के लिए आई थी, थाने पहुंची, तब तक बच्चा मेरे को ढूंढने के लिए निकला तो पीछे से इसको मारपीट करके उसी मुंह से उंगली खा के अलग कर दी इसने। पुलिस वालों को शिकायत की है, ये कलेक्टर थाने में, ये मलूसर बाबू। अराई क्षेत्र में दलितों की जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने के मामले में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बेचारे अराई के निवासी गए हैं ये लोग, इनकी खुद की ज़मीन, मकान, पट्टे सब इनके नाम पर हैं, लेकिन दूसरे लोग इनको कब्जा बेदखल कर रहे हैं। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के तत्वावधान में अराई क्षेत्र में रहने वाले दलित समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में अराई निवासियों ने बताया कि उनकी जमीन पर कुछ बदमाशों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, इसलिए उन्हें जानमाल की सुरक्षा प्रदान की जाए। हाँ, हम लोग वाल्मीकि समाज से हैं साहब। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, अखिल भारतीय स्तर की। और हमारे जो ये कार्यकर्ता हैं बेचारे अराई के निवासी गए हैं ये लोग, इनकी खुद की ज़मीन, मकान, पट्टे सब इनके नाम पर हैं, लेकिन दूसरे लोग इनको कब्जा बेदखल कर रहे हैं और सारे कागज़ तो इनके नाम है लेकिन कब्जा वो कर रहे हैं। तो इस मारे पुलिस भी नहीं सुन रही है, पुलिस भी हम ही लोगों को तंग कर रही है और हम SC ST की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए मुकदमा दर्ज कराते हैं, उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। सारा उन्हीं का पक्ष ले रही है, इसलिए हम जिलाधीश महोदय के पास आए हैं
कि भाई हमारे देखो सही जो चीज़ हमारे हक में है, हमारे पास कागज़ हमारे नाम में है, हमको बेदखल किया जा रहा है। ये आराई गाँव का मामला है सर। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रयास कर रहे राशन डीलर्स ने एकजुट होकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन के साथ 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया। राजस्थान प्रदेश राशन डीलर्स संघर्ष समिति का गठन 25 फरवरी को, माफी चाहूँगा 25 फरवरी को किया गया था। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर राशन डीलर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश के 30,000 राशन डीलर एकजुट हो गए हैं। इस संदर्भ में राशन डीलरों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की रूपरेखा तैयारी के लिए जयपुर में बैठक की। बैठक में उपखंड स्तर पर प्रदर्शन और 18 अप्रैल को सीएम आवास पर धरना देने का निर्णय लिया गया। राजस्थान प्रदेश राशन डीलर्स संघर्ष समिति का गठन 25 फरवरी को, माफी चाहूँगा 25 फरवरी को किया गया था और उसके बाद से लगातार हम संघर्षरत है। आज जो पूरे प्रदेश की मीटिंग यहाँ बुलाई गई है जयपुर में, ये होली स्नेह मिलन समारोह के रूप में और डीलर हितों के अधिकारों को आर्थिक संबल देने को लेकर के की गई है, जिसमें बहुत अच्छे निर्णय यहाँ निकल करके आए हैं। और निर्णयों में हम आपको महत्वपूर्ण जो जानकारी वो उपलब्ध करवा रहे हैं कि प्रथम पायदान पर हम तहसील स्तर पर सभी संघर्ष समिति के बैनर पर कार्य करेंगे। कोई अन्य बैनर का प्रयोग नहीं करेगा, सिर्फ संघर्ष समिति के बैनर का प्रयोग करते हुए अपने अपने तहसील स्तर पर 28 मार्च को ज्ञापन देंगे, जो कि ज्ञापन यहाँ से तैयार करके हम आप लोगों को भेजा जाएगा हमारे द्वारा। उस ज्ञापन को आप लोगों को देना है। उसके पश्चात उसी ज्ञापन को उपखंड अधिकारी के साथ साथ में संबंधित विधायक को भी दिया जाना चाहिए और दिया जाएगा। और उसके बाद में हम आगामी 6 जो अप्रैल है उसको हम जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला स्तर पर भी हम एकत्रित होकर के सभी संगठनों के पदाधिकारी जो कि संघर्ष समिति बन चुकी है वो एकत्रित होंगे और उसके माध्यम से ही ज्ञापन देंगे। उसके बाद में 18 अप्रैल को सीएम हाउस का घेराव या फिर विधानसभा का घेराव जो भी रणनीति में होगा वो आगामी कार्य योजना के बाद में होगा कि इसके बाद में क्या निकल करके आता है। वो चेतावनी हम सरकार को दे रहे हैं। सरकार को हम वोट देते हैं तो वो हमारे को भी कुछ समझे। सरकार के नुमाइंदों से हम कोशिश कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार से हम लोगों की बातों को पूर्ण रूप से सुना जाए। उन बातों को सुनने के बाद में अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है या सुनवाई होती है तो वो देखेंगे और फिर आगे की जो 18 तारीख की रणनीति है, 18 तारीख को हमारा जो घेराव का कार्यक्रम रहेगा वो पूरे प्रदेश की तरफ से। गलसाना क्षेत्र में मंदिर से अज्ञात चोरों द्वारा चांदी के छत्र मुकुट चुरा लिए गए थे। इस संबंध में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 17/3/2022 की फागोत्सव महोत्सव के बाद में रात्रि को सब चले गए थे, मंदिर को बंद कर करके सुबह। गंज थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व चांदी के छत्र मुकुट चोरी करने वाले अज्ञात चोरों को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोहम्मद सोहेल और शहनवाज उर्फ मुल्ला को गिरफ्तार किया। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों से माल बरामद कर लिया है। जी सर। दिनांक 18/3/2022 को थाने पर श्री रमेश चंद्र शर्मा हैं, जिन्होंने उपस्थित रिपोर्ट पेश की कि थाने के गंज चौराहे पर एक बटेश्वर मंदिर महादेव एक मंदिर है, जिसमें 17/3/2022 की फागोत्सव महोत्सव के बाद में रात्रि को सब चले गए थे, मंदिर को बंद कर करके सुबह जब आकर के देखा तो मंदिर के ताले टूटे हुए थे, गेट शटर कर चुका। इसमें अंदर जा कर के देखा तो चांदी के छत्तर और मुकुट और आँखें वगैरह, भगवान की आँख वगैरह तो अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। रिपोर्ट दी, मुकदमा दर्ज किया गया। दौरान अनुसंधान टीम गठित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे निकाले गए। बड़ी मेहनत करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्ध व्यक्ति जो उसमें नजर आए उनकी तलाश की गई, उनसे लाकर पूछताछ की गई। उसमें एक का नाम मोहम्मद सोहेल और दूसरे का नाम शहनवाज उर्फ मुल्ला, जिसे लाकर ये एक दोनों ही
एक तो अपने गदाघाटी लौंगिया का रहने वाला है और एक ताराशाह नगर रहने वाला है। पूर्व में खिलाफ के भी रिकॉर्ड देखने से पता लगेगा, अभी तो पूरा अनुसंधान किया जा रहा है। इनसे लाख पूछा कि माल पूरा बरामद किया गया इनके तरफ से, पूरे माल में चोरी। परोपकारी सभा अजमेर और आर्यवीर दल अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय वैदिक चिंतन शिविर का आयोजन ऋषि उद्यान में किया गया। सभा अजमेर और आर्यवीर दल अजमेर की ओर से वैदिक चिंतन शिविर ऋषि उद्यान में आयोजित किया गया। परोपकारिणी सभा अजमेर और आर्यवीर दल अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय वैदिक चिंतन शिविर का आयोजन ऋषि उद्यान अजमेर में किया गया। जिला संचालक विश्वास पारिक ने बताया कि शिविर में गुजरात से पधारे विद्वान परोपकारिणी सभा के मंत्री मुनि सत्यजीत ने दैनिक मनोवैज्ञानिक मुनि रितमा और आर्यवीर दल राजस्थान के प्रांतीय संचालक भवदेव शास्त्री के विभिन्न विषयों पर प्रवचन हुए। परोपकारिणी सभा अजमेर और आर्यवीर दल अजमेर की ओर से वैदिक चिंतन शिविर ऋषि उद्यान में आयोजित किया गया, जो कि 2 दिवसीय रहा। इसमें ईश्वर चर्चा, स्वास्थ्य चर्चा को लेकर के बहुत ही अच्छी चर्चा रखी गई। इसी के साथ साथ हमने योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान और यज्ञ का सत्र भी इसमें रखा कि बहुत ही कम समय में हम अपनी जो 2 दिन की दिनचर्या, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हमने पूरा उस दिनचर्या को यहाँ पर पालन किया और करवाया, जिसके तहत हमारे आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान मुनि सत्यजीत जी और मुनि रितमा जी ने इस शिविर में अपनी पूरी सेवाएं दी, जिसके तहत ध्यान सत्र मुनि रितमा जी द्वारा लिया गया। योगाभ्यास सत्र हमारे आर्यवीर दल के प्रांतीय संचालक श्री भवदेव जी शास्त्री, यतेंद्र जी शास्त्री ने लिया। और इस शिविर में आचार्य सत्यजीत जी द्वारा ईश्वर पर गहन चिंतन और स्वास्थ्य पर चर्चा रखी गई, जो कि हमारे अजमेर ही नहीं अपितु अजमेर जिले और अन्य जिलों से भी पधारे हुए अनेक साधकों ने इसमें भाग लिया और इससे लाभान्वित हुए। इस शिविर के तहत हमने यही विचार रखा कि कैसे हम अपने जो दिन भर की दिनचर्या है उसको हम कैसे ठीक प्रकार से रख सकें और अधिक से अधिक लाभ ले सकें, हम स्वस्थ रह सकें, हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ा सकें, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, अन्य हम और भी जानकारियां कैसे इसमें ले सकते हैं, उसके लिए आगे भी ऐसे शिविर आर्यवीर दल अजमेर द्वारा आयोजित किए जाएंगे। तो हम निवेदन करते हैं कि सभी लोग इसमें अधिक से अधिक संख्या में। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत लोहाखान आंगनबाड़ी केंद्र में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। में आंगनबाड़ी द्वारा जो केंद्र सरकार की योजना है सुपोषित बच्चे, उसी के तहत बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारियाँ या डाटा बेस जो तैयार किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र लोहाखान के स्कूल प्रांगण में केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता में जागरूकता संदेश दिया जा रहा है ताकि बच्चे का वजन कराने माता पिता स्वयं आंगनवाड़ी केंद्र आए। लोहाखान बालिका विद्यालय में आंगनबाड़ी द्वारा जो केंद्र सरकार की योजना है सुपोषित बच्चे, उसी के तहत बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारियाँ या डाटा बेस जो तैयार किया जाता है, उसी के तहत 1 दिवसीय कैंप रखा गया है। इसमें लगभग यहाँ की जो मेरे वार्ड के आसपास में या वार्ड की जो 10 आंगनबाड़ियाँ हैं, उनकी समस्त बच्चों का यहाँ पे समस्त बच्चों को लाया गया है। उनका यहाँ पे वेट ले रहे हैं, वज़न ले रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का जो एक डाटा बन रहा है उसकी ऐप के द्वारा उनका डाटा बनाया जाएगा। उसमें उनके पूरे स्वास्थ्य की पूर्ण जानकारी रहेगी कि बच्चा किसी कारण से कुपोषित तो नहीं है। और यह केंद्र सरकार की योजना है जो सुपोषित बच्चे, जो बच्चों के सुपोषित यानी जो स्वस्थ बच्चे, उनके बारे में उसका डाटा बेस पूरा तैयार किया जाएगा। और इस ये कार्यक्रम के लिए जो यहाँ पे आए हैं, यहाँ के लोकल बच्चों के परिजन भी हैं, बच्चे भी हैं, आंगनबाड़ी के समस्त कार्यकर्ता, सहायिका, स्टाफ वगैरह। खुशी परियोजना एक है जो NGO का काम करते हैं, आंगनबाड़ियों को सहयोग करते हैं, वो हैं। आंगनबाड़ी के अधिकारी वगैरह भी आए हुए हैं और मैं इन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। आंगनबाड़ी केंद्र लोहाखान में स्कूल में हमारे यहाँ पर 21 से 27 मार्च तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा दिवस प्रोग्राम कार्यक्रम रखा गया है। ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है। वैसे तो आंगनबाड़ी में वजन हमेशा ही लिया जाता है, लेकिन ये विशेष अभियान इसलिए चलाया गया है ताकि क्या है कि जनता में जागरूकता बने, जन समुदाय जागरूक होकर अपने बच्चों का वजन करवाने आंगनबाड़ी पे आवे।
और साथ में हमारे यहाँ पर एक पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड किया गया है, जिसमें बच्चों का वजन भरने के बाद में जो बच्चा स्वस्थ होगा उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो सर्टिफिकेट देने का उद्देश्य यह है कि जन समुदाय में एक जागरूकता फैलेगी कि भाई देखो मैंने मेरे बच्चे को स्वस्थ। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता की 2 पुत्रियां 45 दिन से लापता होने पर रेवेन्यू बार एसोसिएशन द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उनकी 2 बच्चियों का अपहरण हुआ है या वो लापता है पिछले 45 दिन से। उनकी एफआईआर भी दर्ज हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता की 2 पुत्रियां 45 दिन से लापता होने और उनका कोई सुराग नहीं लगने पर रेवेन्यू बार एसोसिएशन द्वारा पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही बरतने और ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एसोसिएशन ने मांग की है कि उनकी पुत्रियों का तुरंत पता लगाया जाए। आज हमारे साथी अधिवक्ता है राजस्थान उच्च न्यायालय के श्री अवधेश कुमार जी राजपुरोहित, उनकी 2 बच्चियों का अपहरण हुआ है या वो लापता है पिछले 45 दिन से। उनकी एफआईआर भी दर्ज हुई है और अभी तक पुलिस और प्रशासन ने कोई सकारात्मक और ठोस कार्रवाई नहीं की, नहीं कोई उनका पता बताया है, नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में जो है राजस्थान के सारे अभिभाषक गणों में रोष है। जयपुर के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और जिला कलेक्टर बार एसोसिएशन के द्वारा आज जो है रास्ता जाम किया जाएगा। साथ ही हमने राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन की तरफ से जिला कलेक्टर को के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि इसमें जो है पुलिस और प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दें और उन जो लापता वाली लड़कियां हैं उनको जो है ढूंढकर या उनका पता लगाकर और जो भी उनको अपहरण किया है क्या किया उस सारी प्रक्रिया को खुलासा करते हुए कार्रवाई करें और बच्चियों को सकुशल हमारे साथी अधिवक्ता के पास लौटाएं। बच्ची के पिता से दोस्ती कर पिता की गैर मौजूदगी में नाबालिग बच्ची के गाल पर काटने वाले आरोपी को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बच्ची नाबालिग थी, अतः हमने संबंधित सेक्शंस में पॉक्सो के सेक्शन में प्रकरण दर्ज किया था। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में करौली निवासी रिंकू जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। देखिए, थाना इलाके पर पीड़िता के पिता हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। तहरीरी रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि मैं थाना इलाके में ही कहीं सुपरवाइज़र का काम करता हूं और मेरे दोस्ती किसी व्यक्ति से हुई थी जिसने मुझे अपने गांव का ही बताया था कि मैं आप ही के गांव का रहने वाला हूं। उस समय चूँकि हल्की फुल्की मेरी उससे दोस्ती हुई थी, इस वजह से वो मेरे घर आ गया था और घर आकर के बैठा था। तो उस समय मेरी पत्नी कहीं आस पड़ोस में ही बाहर गई हुई थी। घर पर मेरी बेटी भी थी। उस दौरान मेरी बेटी के गाल पर उसने काट खा लिया। इस तरह की उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। चूँकि बच्ची नाबालिग थी, अतः हमने संबंधित सेक्शंस में पॉक्सो के सेक्शन में प्रकरण दर्ज किया था। उसके पश्चात श्रीमान सीओ साहब द्वारा उत्तर द्वारा इसका अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान प्रकरण के जो आरोपी थे उसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम रिंकू जायसवाल पुत्र रमेश चंद जायसवाल, जाति कलाल, निवासी मांगरोल, बायोमी, तहसील सपोटरा, करौली का ये रहने वाला है। उसको गिरफ्तार किया और उसका अनुसंधान जारी है। भारत विकास परिषद अजमेर के सदस्यों ने सामूहिक रूप से फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। इस अवसर पर लगभग 150 सदस्यों ने रैली निकालकर देश की अखंडता और एकता का संदेश भी दिया। परिषद के सदस्यों में अपार उत्साह देखा गया। कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। भारत विकास परिषद अजमेर के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से द कश्मीर फाइल फिल्म देखी गई। इस अवसर पर भारत विकास परिषद अजमेर इकाई के अध्यक्ष सुरेश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि कश्मीरी भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ उसे देश की जनता सहन नहीं करेगी। इस अवसर पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने सभी से यह फिल्म देखने की अपील की। हम भारत विकास परिषद मुख्य शाखा की ओर से आज सामूहिक रूप से द कश्मीर फाइल्स एक ऐतिहासिक पिक्चर देखने यहाँ सामूहिक रूप से आए हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि पूरे देश में, पूरे समाज में एक ये इस तरह का मैसेज जाए कि जो कश्मीर में हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार को हिंदुस्तान की जनता
अब सहन नहीं करेगी। हिंदुस्तान की जनता अब जाग उठी है और जो कश्मीर भाइयों के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय में हम उसको दूर करने के लिए, उनकी हर तरह से सुरक्षा करने के लिए भारत विकास परिषद जो रति अग्निहोत्री जी की जो ये ऐतिहासिक पिक्चर बनाई है, उस पिक्चर का हम समर्थन करते हैं और सभी देशवासियों से भी आह्वान करते हैं कि इस पिक्चर को थिएटर में आके अधिक से अधिक संख्या में देखें और एक समाज में ऐसा संदेश दें कि दोबारा किसी भी जगह हमारे हिंदू भाइयों पे इस तरह का अत्याचार नहीं हो सके। फाइल्स मूवी के लिए हमारी भारत विकास परिषद की अजमेर मुख्य शाखा एकत्रित हुई है। जितने भी सदस्य हैं सारे इतने उत्साहित हैं कि जो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि जो नरसंहार वहाँ हुआ था कश्मीर में, वो इस तरह का अब कहीं भी देश का क्या विश्व में भी ऐसा कभी ना हो पाए, इसके लिए हिंदुओं को स्पेशली मैं कहूँगी कि सबक लेना पड़ेगा और अपने आप को इतना मजबूत करें कि अपने धर्म के प्रति जिस तरह वो मजहबी युद्ध करते हैं, हम अपने धर्म को इतना अच्छी तरह से सनातन धर्म के सनातनी हो जाएं कि अगर ऐसा कभी हो भी रहा हो तो एक इंसान के साथ हो 50 आदमी एक सेकंड में तैयार हो जाए तो लाखों की संख्या तैयार हो जाएगी और उन लोगों का हम जवाब दें। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।